हेलो स्टूडेंट्स, एनबीएम कोचिंग सेंटर में स्वागत है आपका। और आज मैं भाई क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कराने वाला हूँ। एक्सरसाइज 3.3 में भाई आपको वही समीकरणों के हल निकालने हैं। दो समीकरण दिए होंगे आपके पास और उनके हल विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से निकालने हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने ग्राफीय विधि से हल निकाले थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और इसमें कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपको कोई सा कराने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी आप करने वाले हो खुद ही। ठीक है, तो मैं एक या दो करा दूंगा। ठीक है, दो देखता हूँ मैं। पहले तो सेकंड वाला क्वेश्चन उठाता हूँ इसमें से, प्रश्न 1 का सेकंड। ठीक है, फर्स्ट वाला बहुत इजी है, तो सेकंड पे डायरेक्ट मैं आया हूँ। देख लो, आप कोई सा भी समझ जाओगे, सब में वही यूज करना है भाई, सब एक ही मेथड से होने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड है s माइनस टी इक्वल टू 3। एक तो ये दे रखी है इक्वेशन, और एक दे रखी है s अपॉन 3 माइनस नहीं है भाई, सॉरी, प्लस है t अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब भाई इन दोनों समीकरणों को हल करके प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या निकालना है, s और t का मान निकालना है। ठीक है, पहले प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, तो आते हैं हल पे सीधा सीधा क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन का जो हल है वो किस टाइप का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हल करने से पहले हमें दोनों समीकरणों को एक जैसा बना लेना है, एक ही रूप के होने चाहिए दोनों समीकरण। तो देखो एक ही रूप के कैसे होंगे। पहला वाला जो समीकरण है s माइनस टी इक्वल टू 3, ये तो भाई सीधा सीधा दिया हुआ है एक लाइन में, तो इसे मैंने ऐसे रख दिया। ये हमारा दिया हुआ है रेशनल नंबर में, अपॉन में दे रखा है, तो अपॉन वाली जो है उसको भी नॉर्मल बना लेते हैं। तो नॉर्मल देखो कैसे बनेगा। पहले इसका हम क्या कर लेते हैं, 3 और 2 का लासा ले लेते हैं। लासा मतलब एलसीएम। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 6 आएगा। 3 से 6 में अगर आप डिवाइड करते हो तो कितनी बार में जाता है, 2 बार में। तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2s, और 2 से अगर 3 6 में करते हो तो 3 बार में, तो 3t, और इक्वल टू कितना है, 6। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब देखो भाई समीकरण 1 और 2 समीकरण हमारे पास मिल चुके हैं। इन दोनों को कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो हल करने का तरीका देखो। जो पहला समीकरण है इसमें s या t का हम मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर s का निकालना है तो t को उधर भेज दो, और अगर t का निकालना है तो s को इधर भेज दो। ठीक है, तो देखो मैं s का निकाल रहा हूँ, तो मैं समीकरण 1 को ही हल कर रहा हूँ यहाँ पे। समीकरण 1 से क्या होगा, s बराबर t प्लस 3। ठीक है, अब s का मान मैं कहाँ रख दूंगा, समीकरण 2 में रख दूंगा। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो भाई s का मान क्या होगा, 2s की जगह t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, अब भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ मैं आगे का। ये हो जाएगा 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t मिलके कितने हो जाएंगे, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, और 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 अपॉन 5। t की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब भाई t का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख दो। ठीक है, t का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख दो। तो मैं रख देता हूं भाई इसमें रखूंगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो रख देता हूं मैं, या इसे समीकरण 3 मान के इसमें भी रख सकते हो, क्योंकि ये भी हमने समीकरण 1 से ही प्राप्त किया है। ठीक है, ये भी हमने समीकरण 1 से ही प्राप्त किया है, तो आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो। तो यहाँ इसका डायरेक्टली निकलेगा, तो लिख देता हूँ मैं समीकरण 3 में t का मान रखने पर।
समीकरण 3 में t का मान रखने पर। तो रखते हैं भाई, देखो s तो हमारा ऐसे ही है और t का मान कितना है 6 और प्लस 3, तो s की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो ये दोनों हल आपके आ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है भाई, तो इसके और सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हैं। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, या फिर मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और इसमें रूट वाला है और पॉइंट वाला है। पॉइंट वाले को तो आप पॉइंट काट के कर लोगे, रूट वाला बता देता हूँ। रूट वाले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर। बाकी किसी को और कोई दिक्कत रहती है तो मुझसे भाई पूछ लेना आप लोग, ठीक है, मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। भाई ये रूट वाला और बच्चे पूछते हैं ज़्यादातर, तो ये वाला मैं आपको बता देता हूँ प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल होने वाला है। तो इसमें देखो भाई, इसमें भी x का मान एक जगह से निकालेंगे और दूसरी जगह रख देंगे। ठीक है, वही करना था। उसमें s और t दिए हुए थे, इसमें x और y दिए हुए हैं। ठीक है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स दिए होंगे, दो चर दिए होंगे। दो आपने सुना होगा, दो चरों से रिलेटेड ही ये पूरी एक्सरसाइज है हमारी। तो आते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले वाले समीकरण को लिखा कुछ इस टाइप से, 2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये तो ठीक है, चलो लिख दिया समीकरण 1। समीकरण दो को भी लिख दिया, √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी भाई। अब मैंने समीकरण 3 बनाता हूँ। ठीक है, समीकरण 3 मैंने आपको हर बार बोला है बनाना है। इन दोनों में से किसी एक से कोई एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं इससे निकालता हूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इधर माइनस वाली वैल्यू है, उधर जाके प्लस हो जाएगी, दोनों तरफ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 को और आगे हल कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा √3x इक्वल टू √2y। 0 में अगर माइनस के √2y को ले जाकर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का √2, वो माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, और 0 जोड़ने पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है इस पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, √2/√3 और y है। ठीक है, ये आ गया हमारा x का मान। इस x के मान को क्या करूं मैं, ये तो y के फॉर्म में है, तो इसको कहीं और रखूं। कहाँ रखूं, जहां से निकाला था वहां बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, जिस समीकरण से निकाला था, मैंने दूसरे से निकाला है यहाँ पे, तो उसमें बिल्कुल नहीं रखना है, दूसरे वाले में रखना है। ठीक है, तो मैंने दूसरे वाले से निकाला है तो पहले में रखूंगा। ठीक है, तो x का मान मैं कहाँ रख रहा हूँ, x का मान समीकरण, इसे समीकरण 3 मान लो। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, क्यों, क्योंकि मैंने सेकंड वाले से निकाला था, तो सेकंड में नहीं रखूंगा, फर्स्ट में रखूंगा। चलो, तो √2 ऐसे का ऐसा ही है। x का मान रखना है, तो x का मान क्या है, √2/√3y, तो वहां रख देता हूं, गुणे में √2/√3y। जहां पे कुछ नहीं होता है समझ लो वहां पे गुणा होती है। ठीक है, एक वेरिएबल है और एक नंबर है, और दोनों के बीच अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ कोई सिंबल, तो उन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। √3y हमारा ऐसे ही है, इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो आगे भाई, √2 की अगर √2 में मल्टीप्लाई होती है तो बन जाएगा 2, √2 की √2 मल्टीप्लाई होती है 2/√3y। ठीक है, दिख रहा है ना भाई सबको, प्लस √3y इक्वल टू 0। अब मैं इसे अगले इधर ले लेता हूँ भाई, इधर ले लेता हूँ। देखो अब ये भी y के फॉर्म में है, ये भी y के फॉर्म में है, और दो चीज़ें अगर एक ही फॉर्म में हो तो जुड़ जाती हैं आपस में, तो भिन्न के जोड़ से इसे जोड़ भी लेंगे। ये जुड़ जाएगा 2/√3y प्लस √3y/1 इक्वल टू 0। इन दोनों का लासा ले लेते हैं, लासा लेंगे तो क्या आएगा, √3। ठीक है, √3 से √3 कट जाता है सीधा सीधा एक बार में, तो यहाँ पे 2y गुणे 1 रहेगा। ठीक है, प्लस √3y यहाँ पे है भाई, अगर 1 से √3 को काटते हो तो √3 बार में कटेगा, तो √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो √3y गुणे √3। ठीक है, चलो इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये सॉल्व हो गया। 2y की एक में होगी तो 2y रहेगा, √3 की इसमें होगी तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 3y, और √3 की जब 0 में होगी तो कितना हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू क्या, 5y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी इस समीकरण के लिए, तो देख लेते हैं सॉल्व करके। y का मान समीकरण
1 में, 2 में, या आप 3 में रखोगे ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि 3 डायरेक्टली x को निकाल रहा है, ठीक है। तो 3 में रखना ज़्यादा आसान रहेगा, बाकी किसी में रख लो आंसर आ जाएगा सेम, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, भाई कम चल रहा है, मैं ब्लैक से कर देता हूँ। 3 में रखने पर, चलो रख देते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू √2/√3 इंटू वाई की जगह 0 रखना है, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। यानी हमारा प्रतिस्थापन विधि से ये भी हल हो चुका है। इसके 2 हल हैं, वो x और y, उनका मान आ रहा है 0 और 0, दोनों का मान ही 0 आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये आपका प्रतिस्थापन विधि थी। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, दोबारा सुन लो, स्टेप्स बताता हूँ मैं आपको क्लियरली। पहले जो समीकरण आपके पास दिए हैं उन्हें 1, 2 समीकरण मान लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद उन दोनों में से किसी एक को हल करके तीसरा एक समीकरण निकालते हैं जहां से कोई एक वैल्यू आ जाए, या तो x की या y की, ठीक है। मैंने दूसरे वाले को यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। दूसरे वाले से x की वैल्यू निकाल ली है। अब x की वैल्यू आने के बाद उस x की वैल्यू को जहां से निकाला था वहां पे नहीं रखेंगे, दूसरे वाले में रख देंगे। रखने से हमें दूसरी वाली जो वैल्यू आएगी वो y की आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है सर, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। उस y की वैल्यू को, जो x का मान यहाँ पे y के फॉर्म में आया था, वहाँ y की वैल्यू को पुट कर दो, x का मान आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में बार बार आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई विलोपन विधि का होना चाहिए था, मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन m का मान निकालने के लिए है भाई आपके इसमें, ठीक है। विलोपन विधि नहीं है, तो बुक के हिसाब से चलते हैं हम सीरियल वाइज, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ। नेक्स्ट भाई दूसरा क्वेश्चन है, अगर पहले में और भी किसी को वैसे कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैंने 2 क्वेश्चन तो आपको बता ही दिए हैं प्रतिस्थापन विधि के, और बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें m का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11। एक तो ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। और एक इक्वेशन और दी हुई है, और एक इक्वेशन दी हुई है हमारी 2x - 4y, 2x - 4y = -24, ठीक है। इसने बोला है इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, तो अभी तो प्रतिस्थापन विधि सिखाई है, उसी के द्वारा इसको हल करना है, ठीक है। लेकिन एक नई बात और बोल दी है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, तथा एक चीज़ और बोल दी है, इसकी सहायता से जब ये हल हो जाए तो उसकी सहायता से आपको m का वह मान ज्ञात करना है, तथा m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो देखो इस समीकरण में करना कुछ भी नहीं है इस सवाल में भाई, ठीक है। इस समीकरण का बस ये लॉजिक है इसमें कि आप इन दोनों समीकरणों को हल करो वही प्रतिस्थापन विधि से, एक्स वाई के आपको मान मिल जाएंगे और एक्स वाई के मान यहाँ पे रख देना, रखते ही m का मान आ जाएगा, ठीक है। m का वह मान ज्ञात करना है बोला है ना इसने, तो वह मान जिसके लिए भाई ये दोनों समीकरण आपके x और y के मान को दे देंगे और वहाँ से आप रख देना यहाँ पे। तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ भाई, ठीक है। हल पे आता हूँ सीधा सीधा। तो हल देखो इसका किस टाइप का होगा, हल मैं बता देता हूँ आपको। देखो मैंने बोला था जो भी समीकरण पहले दिया हो उसे आप 2x + 3y = 11 समीकरण 1 मान लोगे, ठीक है। दूसरा जो भी समीकरण दिया हो 2x - 4y = -24 मान लोगे, समीकरण 2। अब इन दोनों में से किसी एक को हल करके x या y का मान निकालते हैं। तो किसको हल करता हूँ मैं भाई, मुझे ये ज़्यादा हल करना अच्छा लग रहा है, पर आप कोई सा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मुझे क्यों लग रहा है देखो मैं बताता हूँ। इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, और यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, 24 में होता ही है। तो 2 टोटल में कॉमन ले लेता हूँ मैं, ये x - 2y = -12 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2। तो 2 से 2 ये भी कट गया, ठीक है। अब x - 2y = -12 आ गया। तो x = मैं लिख सकता हूँ 2y - 12, ये समीकरण 3। x का मान निकल गया ना भाई यहाँ पे बराबर, ठीक है, y के फॉर्म में। अब भाई इस x के मान को कहाँ रख देंगे, इन दोनों में से उसमें रखेंगे जहाँ से हमने ये मान नहीं निकाला है। जहाँ से निकाला है उसमें कभी मत रख देना गलती से, जैसे मैंने इसे दूसरे से निकाला था,
ठीक है, सेकंड वाले को सॉल्व करके तीसरी समीकरण को निकाला है, तो इसमें कभी नहीं रखूंगा, रखूंगा किसमें, पहले वाले में। ठीक है, चलो तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सा x का मान, जो समीकरण 3 में प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसे तो रख देते हैं। 2 x की जगह क्या रखना है, 2i माइनस 12, ठीक है, और प्लस 3y हमारा ऐसे ही है, इक्वल टू 11। सॉल्व किया थोड़ा सा और 2 2 जा 4 होता है, तो 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। 4y और 3y कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू 11 प्लस 24। 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा भाई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब भाई आते हैं आगे, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। मैंने बताया था आपको, यहाँ से रखोगे तो बहुत आसान होगा, वैसे कहीं भी रख सकते हो इन दोनों में से। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। x बराबर 2 इंटू 5, y का मान 5 है, माइनस 12 है, तो x बराबर आ गया 10 माइनस 12, x बराबर आ गया -2। ठीक है भाई, तो ये दोनों मान हमारे निकल चुके हैं। अब ये दोनों मान यदि निकल चुके हैं तो हमें क्या निकालना है, m का मान, इसे सॉल्व करके। तो यहाँ पे कर देता हूँ साइड में, ठीक है, देखो बड़ी ध्यान से, x और y के मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, x व y के मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, वहाँ से m का मान आ जाएगा। ठीक है, तो y की जगह कितना रखा, y की जगह रखा 5, m का मान पता नहीं है, x का मान -2 है, प्लस 3। ठीक है, 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, 2m इक्वल टू 3 माइनस 5, m इक्वल टू -2/2, तो m इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा m इक्वल टू -1। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है भाई। उतार लें, इसे उतारना हो फिर मैं रफ करूंगा, इसे आगे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है भाई, अगली जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो में मैं सारी तो नहीं करा पाऊंगा, पर अगर कहोगे तो मैं एक आध करा दूं, एक क्वेश्चन करा दूं, 1-2 करा देता हूं भाई, कल की वीडियो में इसे ख़त्म कर लेंगे सारे कोई। ठीक है, कि ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता, बच्चे बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, प्रश्न नंबर 3 का एक क्वेश्चन कोई सा भी करा देता हूँ। सब वर्ड्स प्रॉब्लम वैसे सेम ही है, बस इक्वेशन बनाने का लॉजिक है, तो मैं सोचता हूँ कि वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन तो सारे कराऊँ बच्चों को, कि वर्ड्स प्रॉब्लम में इक्वेशन बनी हुई तो है नहीं आपके सामने, खुद ही बनानी पड़ेंगी सवाल को पढ़ पढ़ के। तो चलो आते हैं भाई, मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे कि पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 26 है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। भाई ये जो बात बोली है ना, इसी बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, तो मैंने मान लिया, माना दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और y मान लो, u और b मान लो, s और t मान लो, कोई सी मान लो। ठीक है, मैंने माना दो संख्याएं x व y हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न को बड़े ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके समझ में आ गई होगी बात कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, यानी दोनों को घटाने पे क्या आएगा, 26 आएगा। अब एक बात बोलिए, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। इसका अर्थ कहता है हमसे कि x अगर बड़ी मानी, क्योंकि भाई बड़ी में से ही तो छोटी घटाओगे, तो x अगर बड़ी मानी है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुनी ऑलरेडी है, तो इसे भी 3 गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है भाई,
अब ये दोनों समीकरण दिए हैं, पहला समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। अब इसमें तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि x = 3y डायरेक्टली निकला पड़ा है, ठीक है, हमें इधर उधर ले जाने की निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अब मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, x का ये जो मान है उठा के यहाँ रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 3y - y बराबर 26, ठीक है। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। और y बराबर कितना आ जाएगा, 26/2 यानी कि 13 आ जाएगा। तो y का मान आ गया 13। अगर y का मान 13 है तो y का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 2 में रख दें, जहाँ पे x डायरेक्टली निकला हुआ है। देखो यहाँ पे, ऐसे तो कहीं दे सकते हो, मैंने बताया है, तो रख देते हैं डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा भाई समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख देते हैं x = 3 गुणे y मतलब 13, तो x बराबर 39, ठीक है। x 39 है और y 13 है, यही आपका उत्तर है। आप अगर उत्तर चेक करना चाहते हो तो इनमें से किसी समीकरण में दोनों को रख के देख लो, इक्वल आ जाएगा। x को देखो यहाँ पे 39 रखो और y की जगह 13 रखो, दोनों बराबर आ रहे ना, यहाँ भी रखोगे तब भी ऐसा ही आएगा। तो इस वीडियो को भी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल की वीडियो में हम बाकी के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लोगों को भी शेयर कर देना जो 10th क्लास के बच्चे हों, जिन्हें पसंद आए, देखने में समझ में भी आए सवाल, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक भी कर दे करो।